नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें रोजाना हम सुबह 6:30 बजे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which boxer has recently won India's first welterweight WBC India title? हाल ही में किस मुक्केबाज ने भारत के पहले welterweight WBC भारत का खिताब जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आकाशदीप सिंह, साबरी जे, कार्तिक सतीश या अमित पंघाल। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है साबरी जे जी, करेक्ट आंसर जान लें। और देखिए यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया के पहले वॉल्टरवेट WBC इंडिया टाइटल की, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे WBC जो है, WBC का मतलब यहाँ पे है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, और वर्ल्ड बॉक्सिंग जो काउंसिल है वो वर्ल्ड में बॉक्सिंग से रिलेटेड जितनी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर पे 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेजर, उनमें से ये एक है, राइट। मैं आपको बताऊं कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि WBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन यानी कि IBF एंड वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यानी कि WBO। तो ये मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में जो एक तरीके से बॉक्सिंग के डिफरेंट इवेंट्स कराती हैं और इन इवेंट्स के टर्म में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के टर्म में डिफरेंट सैंक्शंस को प्रोवाइड कराती हैं, अपने राइट्स को एक तरीके से सुरक्षित रखते हुए डिफरेंट सैंक्शंस को देखती हैं और डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराती हैं। तो यहाँ पे WBC ने इंडिया का पहला वॉल्टरवेट WBC इंडिया टाइटल इस बार ऑर्गेनाइज किया था और इसके जो पहले विजेता रहे हैं वो रहे साबरी जे, राइट। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नाम और जान लीजिए, आकाशदीप सिंह। आकाशदीप सिंह को ही हराया है साबरी जी ने, यानी कि आकाशदीप सिंह साबरी जी से हार गए हैं, राइट। बाकी यहाँ पे अदर जो ऑप्शन है ये सारे के सारे इंडियन बॉक्सर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अदर बॉक्सिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके टर्म में भी आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following awards has been announced for giving simultaneously for the years 2021 and 2022? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वर्ष 2021 और 2022 के लिए एक साथ देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, भारत रत्न, बुकर प्राइज, ज्ञानपीठ पुरस्कार या रवीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है रवीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज यानी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, राइट। अच्छे से इस पुरस्कार का नाम याद कर लें और बाकी पुरस्कार भी आप जानते हैं। भारत रत्न आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बुकर प्राइज भी आप जानते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो एक बार इस पे सरसरी निगाह जरूर माने, राइट। ये पुरस्कार किन फील्ड्स के लोगों को दिया जाता है, कौन सी अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है, और भी इसमें मतलब कि पुरस्कार राशि क्या होती है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है कि 2021 और 22 के लिए साथ में ये पुरस्कार दिया जाएगा, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए 2021 और 22 के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे इन सालों के लिए विजेताओं का नाम अभी घोषित नहीं हुआ है, यानी कि इस पुरस्कार के विजेताओं का नाम आना भी बाकी है, राइट। जैसे ही नाम आएगा आप जरूर इसके टर्म में अपडेटेड होंगे। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में ये जो पुरस्कार दिया गया था वो राजकमल झा को दिया गया था, उनकी नॉवेल द सिटी एंड द सी, राइट। तो 2020 में दिया गया था राजकमल झा को उनकी नॉवेल द सिटी एंड द सी, राइट। ये नॉवेल अच्छे से याद कर लें और नाम भी अच्छे से याद कर लें। देखिए इस बार खास इसमें अनाउंसमेंट ये हुई है इस पुरस्कार में कि इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है उसको घटा दिया गया है और वो लगभग आधा कर दिया गया है। लगभग क्या, ये पूरा का पूरा आधा कर दिया गया है। और इसमें जो पुरस्कार राशि पहले दी जाती थी वो $10,000 दी जाती थी, लेकिन अब यानी कि 2021 और 22 के लिए जो पुरस्कार राशि दी जाएगी वो $5,000 दी जाएगी। और रीजन ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी में इंपैक्ट आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पुरस्कार राशि में भी इंपैक्ट आना लाजमी है, राइट। तो ये रीजन है। बाकी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो पुरस्कार हैं उनको भी डिटेल में पढ़ लें, क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dr. Suresh Yadav, who was called Bhishmacharya in Indian vaccine research, has passed away recently. He was the executive director of which vaccine manufacturing company? भारतीय वैक्सीन अनुसंधान में भीष्माचार्य कहे जाने वाले डॉक्टर सुरेश यादव का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस वैक्सीन निर्माता कंपनी के कार्यकारी निदेशक थे? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या जाइडस कैडिला। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसका नाम अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। इसी के कार्यकारी निदेशक थे डॉक्टर सुरेश यादव, जिनका अब निधन हो चुका है, राइट। तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है वैक्सीन रिसर्च में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में, और किस तरीके से इन्होंने हेल्प की है, या इन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट में हेल्प की है, या अगर हम यहाँ पे वैक्सीन की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में स्टार्ट हुआ है वो उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कितना रोल है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स में आप स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, राइट। और भीष्माचार्य ये जो नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है, इसको भी बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें। मतलब कि ये जो इसका रिलेशन है वो डॉक्टर सुरेश यादव से है, राइट, याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the 7th Dr. M.S. Swaminathan Award for the period of 2017 to 2019? साल 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, वी प्रवीण राव, राजकुमारी देवी, बाबूलाल दहिया, सुभाष पालेकर। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है वी प्रवीण राव, राइट। आंसर अच्छे से याद कर लें और यहाँ पे अवार्ड का नाम भी अच्छे से याद कर लें। अवार्ड का नाम है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड, और इस अवार्ड का 7वां अवार्ड दिया जाना है वी प्रवीण राव को, वो भी 2017 से 19 की अवधि के लिए, राइट। तो ये पीरियड भी आप याद रखें, इसके टर्म में भी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, ये अच्छे से याद होना चाहिए। और अवार्ड का नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, और नंबर याद हो जाना चाहिए कि ये 6वां अवार्ड था, 7वां अवार्ड था, या 8वां अवार्ड था। तो ये 7वां अवार्ड है, राइट। और 2017 से 19 अवधि के लिए दिया जाना है, इस पे जरूर फोकस करिएगा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा से बात कर लेते हैं वी प्रवीण राव के बारे में, यानी कि उनको किस काम के लिए या किस योगदान के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि वी प्रवीण राव एक मतलब कि एग्रीकल्चर फील्ड में एक बहुत जाना माना नाम है, या यूँ कह लें कि इन्होंने एग्रीकल्चरल जो रिसर्च रही है, जो टीचिंग रही है, या एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशंस रहे हैं, या एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं इंडिया में, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में इनका काफ़ी योगदान माना जाता है, राइट। मैं आपको बताऊं कि इंडिया में माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड, यानी कि माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स रही हैं और रिसर्च जो रहा है, उनसे रिलेटेड 13 रिसर्च और 6 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स को इन्होंने मैनेज किया था, राइट। और केवल इंडिया में ही नहीं, इनका जो रिसर्च रहा है, इनकी जो हेल्प रही है, वो इजराइल और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज के लिए भी काफ़ी सराहनीय रही है, राइट। तो इन्हीं सारे कामों के लिए इनको ऑनर किया गया है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड से, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें राजकुमारी देवी की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये भी आपको स्ट्रेटेजी के टर्म में याद हो जाना चाहिए, और इनके बारे में ये मालूम हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि राजकुमारी देवी जो हैं वो किसान चाची के रूप में जानी जाती हैं। क्या है? किसान चाची। तो इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। किसान चाची के रूप में किसे बोला जाता है? राजकुमारी देवी को। वहीं पे अगर हम बाबूलाल दहिया की बात करें तो बाबूलाल दहिया एक फेमस किसान हैं, राइट। और उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी सारी अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस की हैं, एक तरीके से खुद के रिसर्च किए हैं। तो काफ़ी और कई सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं, तो काफ़ी अहम इनका योगदान रहा है एक तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में। और इसी योगदान को देखते हुए इन्हें भी 2016 में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, राइट। तो 2016 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, ये नाम भी अच्छे से याद कर लें। वहीं अगर हम बात करें सुभाष पालेकर की, तो सुभाष पालेकर भी एक फेमस किसान हैं और इन्होंने भी काफ़ी अच्छी रिसर्च की है और इन्होंने भी कई सारी बुक्स लिखी हैं, राइट। तो इनको इंडिविजुअली अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि वहां से ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप सिर्फ पर्सनैलिटीज के नाम जानिए और इनके योगदान को जानिए। इनका जो बेसिक योगदान है वो है एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस रही हैं और जो डिफरेंट छोटे छोटे रिसर्च रहे हैं, उनमें इनका काफ़ी योगदान रहा है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
International Human Rights Day has been celebrated on 10th December 2021. What is the theme of this year? 10 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। इस साल का विषय क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, या इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, राइट। तो जब भी इंटरनेशनल डे की बात आती है तो उसमें थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम के टर्म में भी कई बार क्वेश्चन बनता रहता है, और इंटरनेशनल डे तो स्टैटिक जी के टर्म में पूछा ही जाता रहता है। वो डे भी आपको याद हो जाना चाहिए। खासतौर पर जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज हैं वो एक तरीके से आपके जुबान पे रहना चाहिए, आपको एकदम से रट जाना चाहिए, राइट। लेकिन थीम हर साल चेंज होती रहती है, जो थीम के टर्म में आपको जरूर अपडेटेड रहना चाहिए। तो इस बार जो ह्यूमन राइट्स डे है उसकी जो थीम है वो है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूमन राइट्स डे है या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है वो बेसिकली एक तरीके से यूएन का एफर्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, यानी कि यूएनजीए ने 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था ह्यूमन राइट्स के टर्म में, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था, ऑप्ट किया था, राइट। तो बेसिकली इस बार की जो थीम है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, वो इसी डिक्लेरेशन यानी कि यूएनजीए के द्वारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑप्ट किया गया था उस डिक्लेरेशन के आर्टिकल 1 को जस्टिफाई करता है। और इस आर्टिकल 1 का सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया का हर एक इंसान स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, उसके अपने राइट्स हैं, उसकी अपनी स्वतंत्रता है और अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए भी वो स्वतंत्र है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम को अच्छे से याद कर लें और डे को अच्छे से याद कर लें। और भी जो अदर इंटरनेशनल डेज हैं उन पे भी आप एक बार रिवीजन जरूर करके जाएं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। और अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें यानी कि ए बी सी की, तो ये भी यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थीम्स रही हैं। किस किस साल की रही हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स है वो 2018 में थीम रही है, राइट, अच्छे से याद कर लें। ये 2019 में थीम रही है और ये जो रही है वो 2020 में रही है, और ये तो आपको मालूम ही हो गया 2021 में थीम रही है, राइट। तो अच्छे से याद कर लें, राइट। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक हिंट की तरह काम कर सकते हैं, आपको हेल्प दे सकते हैं, राइट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएं और इसको नोट कर पाएं, ताकि इस नोटेड जानकारी को एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएं और इसकी हेल्प ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।